नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ हूँ, एक नए वीडियो के साथ। आज का मेरा टॉपिक है कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान मात्र 10 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन आज 75 वर्ष बाद भी इसकी आवश्यकता आज भी महसूस की जा रही है। आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है ये। आरक्षण की अभी जरूरत है, इसमें किसी प्रकार की कोई विवाद की बात ही नहीं है। आरक्षण की अभी जरूरत है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि संविधान में सिर्फ मात्र 10 वर्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, तो इसके पीछे क्या मंशा थी उन लोगों की जिन्होंने संविधान बनाया? उनका मकसद ये था कि समाज के जो निचले दबे तबके, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी पीछे, उनको इस आरक्षण के माध्यम से उनको ऊपर उठाया जाए और इसका लाभ समाज के सबसे कमज़ोर लोगों तक पहुंचे। मकसद यही था। लेकिन जब 10 वर्ष के बाद यह आरक्षण की व्यवस्था इस कार्य को करने में असमर्थ रही, तो हमने क्या किया? हमने इस पर कोई समीक्षा नहीं की, न कोई इस पर विचार किया। सिर्फ क्या किया? इसको आगे बढ़ा दिया। क्यों? ये तो विचार करने की बात थी कि ये आरक्षण की व्यवस्था सही ढंग से काम नहीं कर रही है। तभी तो जो निर्माता लोग थे उन्होंने 10 वर्ष का प्रावधान किया था कि इस समय तक सब चीज़ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन जब 10 वर्ष में यह नहीं हुआ, तो इस पर इसका मतलब है कि यह जो व्यवस्था है, आरक्षण की जो व्यवस्था है, वो काम नहीं कर रही है जिस तरह से उसको काम करना चाहिए था। जैसा सोचा गया था कि यह काम करेगा, उस तरह से यह काम नहीं कर रही। तो इस पर हमें पुनर्विचार करना था। लेकिन क्या हो रहा है? अब यह आरक्षण की व्यवस्था हमारे सांसदों और हमारे राजनीतिक जो दल हैं, पार्टियां हैं, इनके लिए अब सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गई है। अब इनका मकसद आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनसे इनको मतलब नहीं है। वो एक वोट बैंक है, वो एक जातियां एक वोट बैंक के रूप में बदल गई है। और कुछ लोग जो इन्हीं कोटियों से आते हैं, उनका भी एक इलीट ग्रुप बन गया है, जो इसका फायदा उठाकर, लाभ उठाकर, और वो आगे बढ़ गए। लेकिन उस समाज के और लोग जहां के तहां पड़े हुए हैं। और चूंकि ये लोग अपने समाज के बड़े लोग हो गए, तो इनका अपने समाज पर एक प्रभाव है। और जो हमारे सांसद हैं और जो हमारी राजनीतिक दलें हैं, वो इनके प्रभाव में आकर और इस आरक्षण व्यवस्था को ज्यों का त्यों सिर्फ बढ़ाते हुए जा रहे हैं। वो जो संविधान निर्माताओं का जो मकसद था कि जो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो आगे आए, इस मकसद से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। आज के डेट में देखिए, 2021 का मॉनसून सत्र लोकसभा और राज्यसभा में संपन्न हुआ। इस दरमियान कोई सार्थक बहस संसद भवन में नहीं हुआ।
चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। उल्टे जो हुआ वो सारी दुनिया देखी कि कितना अफरा तफरी मचा रहा, लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। लेकिन एक बिल जो ओबीसी का था, अति पिछड़ी जाति का, उसमें देखिए कि कितनी सहमति है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक मत से, सर्वसम्मति से इस बिल को पास करती। कितनी इन लोगों में ये एक मत था कि वाह, इससे तो देश चौगुना रफ्तार से आगे बढ़ जाएगा, इसलिए ही इस कार्य को संपन्न कर दिया जाए। लेकिन वास्तविकता क्या है कि सभी की नजरें इस वोट बैंक पर थी कि ओबीसी का जो वोट बैंक है, जो आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि ओबीसी के अंतर्गत जितनी जातियां और जितने लोग हैं वो 50% से ज़्यादा, 60-70%। तो अब इस तबके से कौन भाई दुराव मोले? मकसद क्या है? देश नहीं है, इनका अपना निजी स्वार्थ है जिसके चलते ये कर रहे हैं। अब मैं कुछ पॉइंट पर आपसे बात करना चाह रहा हूं कि ये तो हम लोग समझ गए कि हाँ कि इन लोगों का क्या मकसद है, लेकिन अब इस पर हम लोग विचार करें कि आखिर क्या किया जाए, क्या किया जाए कि यह आरक्षण की व्यवस्था सही में जो समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं वहां तक पहुंचे। तो इस संदर्भ में मेरा कुछ सुझाव है और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इसे वायरल किया जाए और यह बातें जो है हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंचे और इस पर वो विचार करें। आरक्षण की जो व्यवस्था है जैसा है आप अपना लागू कीजिए, उससे किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई उससे परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें सोचना है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ शर्तों का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसी तरह से नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी आप देखिए कि अभी जो आरक्षण का प्रावधान है वो आरक्षण का प्रावधान दो तरह से है, एक आर्थिक और एक सामाजिक। कि जो हमारे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जो भी वर्ग हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों या अत्यंत अन्य पिछड़ी जातियां हैं इनका हो, या आर्थिक रूप से जो पिछड़े का अभी जो 10% आरक्षण लागू किया गया, जो कुछ भी किसी प्रकार का कोई भी आरक्षण हो, हम सिर्फ एक आरक्षण की बात मैं न कर रहा हूँ, चाहे वो अनुसूचित जाति के आरक्षण हो या पिछड़ी जाति का हो या आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, कोई भी आरक्षण होता है, चाहे वो महिला का ही आरक्षण क्यों नहीं हो, किसी प्रकार का आरक्षण, किसी प्रकार का रिजर्वेशन अगर या गवर्नमेंट किसी को देती है तो उसके साथ ये कुछ शर्तें जरूर निर्धारित की जानी चाहिए। सबसे पहले हम चर्चा करना चाह रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र का मतलब हो गया कि व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। सरकारी नौकरियों में 4 वर्ग होते हैं, एक 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड। यह राज्य सरकार में और केंद्र सरकार दोनों में होती है। आज के डेट में क्या देखा जा रहा है कि आरक्षण का लाभ जो लोग ले रहे हैं उनके ही बच्चे फिर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, फिर उनके बच्चे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। क्योंकि देश की आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और आज के डेट में 3री-4थी पीढ़ी तक इस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और यह देखा जा रहा है। और उसी जाति, उसी समाज के अन्य लोग जिनके पीढ़ी में से कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं लिया है वो आज तक उसी तरह से है। आप किसी भी गांव में, किसी भी समाज में आप चले जाएं, ऐसे आपको परिवार आपको देखने को मिलेंगे जो कि उनके आरक्षण का लाभ उनके परिवार में आज तक अभी तक किसी को नहीं मिला। अब देखिए,
तो क्या हमारे जो आरक्षण की ये व्यवस्था है वो सही है? निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ग, कुछ लोग ही इस आरक्षण का लाभ बार बार ले रहे हैं। मेरे हिसाब से इसमें क्या प्रावधान किया जाना चाहिए? इसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि 4th ग्रेड का अगर कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर उस वर्ग की नौकरी करता है, 4th ग्रेड में जाता है नौकरी लेने आरक्षण का लाभ लेकर, तो उसको या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को जो उस पर आश्रित हैं, जो कोई भी उस पर आश्रित है, चाहे उसके बच्चे हो या अन्य लोग हो, उस व्यक्ति पर आश्रित जो भी व्यक्ति हैं, अब उनको दोबारा 4th ग्रेड में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा। हाँ, उनके बच्चों को फिर 3rd ग्रेड में आरक्षण मिलेगा, 2nd ग्रेड में आरक्षण मिलेगा, 1st ग्रेड में आरक्षण मिलेगा। उसी तरह से जो अगर 3rd ग्रेड के नौकरी में अगर आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी पा लेते हैं, तो उनके बच्चों को अब 3rd और 4th ग्रेड में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उनके जो आश्रित हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। फिर उसी तरह जो 2nd ग्रेड में चले गए, तो फिर उनके बच्चे को अब 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में किसी प्रकार का कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ना राज्य सरकार में ना केंद्र सरकार में, कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, उनको 1st ग्रेड में आरक्षण का लाभ मिलेगा, वो जा सकते हैं। और इसी तरह जो 1st ग्रेड में चले गए, अब उनके आश्रितों को या उनको किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसके जगह पर उन्हीं के जाति के, उनके समाज के जो अन्य लोग हैं, उनको इस तरह का आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर इस तरह का प्रावधान किया जाए तो अभी तक समाज के मैक्सिमम लोग इसका लाभ ले चुके रहते और इस तरह से आरक्षण का कोई जरूरत ही नहीं रह जाता, उसका काम ही नहीं रहता, वो काम खत्म हो चुका रहता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आज के डेट में आप जाके देख लीजिए, एक आईएएस का बच्चा फिर आरक्षण का लाभ लेकर फिर आईएएस बन रहा है। अरे भाई, क्या मजाक है। अब वो जो एक बार आईएएस बन गया, अब उसको क्या चाहिए, उसके बच्चे को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? और यह चीज सभी पर लागू होनी चाहिए। मेरा इस पॉइंट को नोट किया जाए, यह अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जाति, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दिया गया है उनके लिए, या महिला के रूप में आरक्षण दे रहे हैं उनके लिए, सभी पर यह लागू होना चाहिए, कोई इससे वंचित नहीं होना चाहिए। आरक्षण का मतलब आरक्षण होता है, किसी तरह का आरक्षण जो है, एक बार जब आप उसका लाभ उठा लिए तो फिर उस पद पर, उस कैटेगरी में उनके आश्रित को किसी प्रकार से आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तब जाके हम जो है समाज के एकदम नीचे, पिछले और निम्नतम स्तर पर जो पहुंचे हुए हैं, उनको भी इसका लाभ दे सकते हैं और इस तरह से उनका सामाजिक और आर्थिक हम उत्थान कर सकते हैं। दूसरे क्षेत्र में आप आइए, राजनीतिक क्षेत्र में। यहाँ पर आप देखिए, वार्ड कमिश्नर से लेके और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य जो भी है, इन सभी पदों पर आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, पंचायत स्तर से लेके और वहाँ पर केंद्रीय स्तर तक। और यहाँ पर भी आप देख रहे होइएगा कि कुछ ही पॉलिटिकल परिवार जो इसका लाभ एकदम खूब धड़ल्ले से उठाते जा रहे हैं और आरक्षित सीटों पर एकदम बेशर्मों की तरह चुनाव लड़ते जा रहे हैं। और इसके लिए सारे पॉलिटिकल पार्टी दोषी हैं, सारे राजनीतिक दल। इस हमाम में कोई बचा हुआ नहीं है, किसी को हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ कि ये सही है गलत है, क्योंकि सबको क्या चाहिए,
सिर्फ उसको वोट बैंक से मतलब है, उसको देश और समाज से कोई मतलब नहीं। ये नियम इस राजनीतिक स्तर पर भी लागू होना चाहिए। जैसे कोई वार्ड सदस्य के रूप में चुनाव लड़ता है और वो अगर जीत जाता है, चुनाव लड़ता ही नहीं है, सिर्फ चुनाव लड़ने से उसको वंचित नहीं करना है, जो चुनाव लड़कर एक बार वार्ड सदस्य बन गया या पंच बन गया, तो जो वार्ड स्तरीय कोई भी पद है, उस पद पर अगर एक बार वो आ जाता है तो दोबारा वो या उसके परिवार के कोई भी सदस्य अब आरक्षण लेकर और आरक्षित सीट से नहीं लड़ सकते हैं। वे अन्य जगहों से लड़ सकते हैं, लेकिन उस आरक्षित सीट से नहीं लड़ सकते। वो आरक्षित सीट अब फिर उसी समाज के, उसी वर्ग के, उसी कोटि के किसी अन्य भाई बहनों को मिलेगा, जिससे कि उनका जो है सामाजिक उत्थान हो। फिर उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। मुखिया के चुनाव में या सरपंच के जो पंचायत स्तर पर हो रहा है या पंचायत समिति के स्तर पर है, पंचायत समिति के सदस्य हैं, तो इन पदों पर भी अगर कोई चुनाव लड़के आरक्षित सीटों पर अगर कोई एक बार चुनाव लड़के अगर चुनाव जीत जाता है, तो फिर उनको या उनके किसी भी आश्रित परिवार के सदस्य हैं, उनको अब उस स्तर के पद के लिए फिर दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। और फिर अनारक्षित सीटों से आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आरक्षित पद पर अब आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उसी तरह से जिला परिषद का जो चुनाव होता है उसमें भी हम लागू कर सकते हैं। और जो एक बार, जैसे कि मान लीजिए कि जिला परिषद के चुनाव में कोई एक बार जीत गए, तो उनके परिवार अब जिला परिषद में तो आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो पंचायत स्तर पर भी नहीं लड़ेंगे और वार्ड सदस्य स्तर पर भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अब उनकी हैसियत, उनकी सामाजिक हैसियत जो है, अब वो एक जिला स्तर तक वो पहुंच चुके हैं और एक बार वो चुनाव जीत चुके हैं। अब उनके परिवार को जो है, अब ये समस्या नहीं है कि हाँ कि उनको वार्ड स्तर पर लोग नहीं जान रहे हैं, कि उनको पंचायत स्तर पर नहीं जान रहे हैं। उनका जो है एक सामाजिक उत्थान हुआ। तो हमारा क्या मकसद है कि एक ही परिवार का उत्थान करते रहें, इसी के लिए हमारा संविधान है, किसी एक परिवार को आगे बढ़ाते रहें। कि ये संविधान बनाया गया था, जो संविधान निर्माता लोग थे, उनका क्या सोच था कि समाज के सभी तबकों तक इसका लाभ मिलना चाहिए और समाज के सभी लोग का उत्थान हो, सभी का आर्थिक और सामाजिक विकास हो, तो यह लाभ वहां तक पहुंचना चाहिए। उसी तरह जो विधानसभा के चुनाव जो लड़ रहे हैं, विधानसभा का जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब जो है वो पंचायत स्तर या जिला स्तर पर जो भी चुनाव में होते हैं, अगर कोई एक बार विधानसभा का सदस्य बन जाता है चुनाव जीतकर आरक्षित सीटों से, तो उसको या उसके परिवार के किसी सदस्य को जो उस पर आश्रित है, उनको अब इससे नीचे के कोई भी स्तर के जो चुनाव है उनमें कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसी तरह जो एमपी के चुनाव में लड़ रहे हैं लोग, जो लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई आरक्षण का, अगर एक बार आप जीत गए तो दोबारा आप आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, आपको लड़ना है, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, किसी भी सीट से जाकर लड़िए, और आप में अगर मद्दा है तो लोग आपको वोट देंगे, आप जीतिएगा। तो इस तरह से अगर हम आरक्षण का प्रावधान करें, इसी तरह से सभी जो भी कोऑपरेटिव समितियां बनाई गई हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है जिसमें कि आरक्षित पद रखा गया हुआ है कि यहाँ पर अनुसूचित जाति के कुछ लोगों का पद यहाँ पर आरक्षित है, माने यहाँ पर उसी वर्ग से आएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन जो एक बार आ गए, अब उनके परिवार या वे फिर दोबारा इस आरक्षित सीट पर नहीं आ सकते, ये प्रावधान जरूरी है। वो आप अनारक्षित पद पर आप लड़िए, कोई तो आपको रोक नहीं रहा, वहां पर आप जाइए। अब यहां पर आपके कोई दूसरे भाई आएंगे, आप कुछ समाज के आएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि आज के समय में इस तरह का प्रावधान नहीं किया जा रहा, ना इस पर विचार किया जा रहा है। क्यों ये भी सोचिए कि क्यों? क्योंकि कुछ जो इलीट वर्ग हैं, जो इसी समाज के, जो शेड्यूल कास्ट में ही हैं या अन्य पिछड़ी जाति में है,
तो ऐसे लोग क्या हैं कि इनका एक अब ग्रुप बन गया है और एक बहुत पावरफुल ग्रुप है। इनको आप समझ जाइए कि जिस तरह से अगड़ी जाति का जो एक ग्रुप है उससे ज़्यादा पावरफुल ग्रुप ये लोग बनाए हुए हैं। और ये लोग चाहते हैं कि नहीं, यही प्रावधान ही चलते रहना चाहिए। तो इस पर जो है ये आज के डेट में क्या है कि ये पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति के जो है सभी लोग तो अभी उस लेवल पर पहुंचे नहीं हैं, सभी लोग इसको अब खोज नहीं रहे हैं। लेकिन याद कीजिएगा, एक दिन आएगा जब सभी जो है अनुसूचित जाति के लोग जिस दिन जाग जाएंगे, उस दिन इस प्रावधान को खत्म करना होगा। तो अगर हम अग्रसोची हैं और समाज के विजनरी लीडर हैं, तो आपको जो है देश के बारे में अग्रसोची होना चाहिए और इस प्रावधान को लागू किया जाना चाहिए। अगर ये प्रावधान लागू किया जाता है तो हमारे समाज के अंतिम स्तर के जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और उनका भी सामाजिक और आर्थिक उत्थान होगा, जो कि इस संविधान का मूल आत्मा है। तो अगर हम अपने संविधान की इस मूल आत्मा को बचाना चाहते हैं तो ये आरक्षण के जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों में इसका जो क्रियान्वयन है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि आरक्षण अभी समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी आरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ समाज में ऐसे लोग हैं जिनका जो विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाया। लेकिन इस आरक्षण का लाभ आज के डेट में जिनको मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है और ये जब तक विचार नहीं किया जाएगा, हमारे जो ये आज़ादी का जो 75 साल हुआ और ये जो हमारा जो संविधान लागू किया गया, इसका कोई मकसद नहीं है, इसका कोई मायने नहीं है, यह सिर्फ आईवास है। और समाज के जो है उन तबके के लोग जो कि अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, वो अभी आज भी वो इतने पिछड़े हैं, इतने दलित हैं कि इतने पिछड़े हैं कि वो अभी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्यों पिछड़े हैं, हम अभी तक क्यों यहाँ पर। वहाँ तक हमको इसको पहुँचाना है तो इसके प्रावधानों में हमको चेंज करना पड़ेगा। मेरा यह जो वीडियो है और मेरी ये जो बातें हैं और मेरी ये सुझाव हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे आप वायरल कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक बताइए, अधिक से अधिक तक लोगों को शेयर किया जाए। लोग जो है, जो अनुसूचित जाति के लोग, अन्य पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, वो लोग जागरूक हों और उनको सही हक मिले, जो इसके हकदार हैं, जो इस आरक्षण के सही में हकदार हैं, वहाँ तक ये आवाज़ जानी चाहिए। और यकीन मानिए, अगर ये आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई तो ये जो ऊपर के जो मलाई मारने वाले जो लोग हैं, इनके औकात का पता चल जाएगा, क्योंकि असली हकदार अब अपना हक लेगा। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।